बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी छोटी बहन पागल थी। वालिदैन की वफ़ात के बाद मैं अपनी पागल बहन को अपने ससुराल ले आई ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं। एक दिन मैं नौकरी से वापस आई तो देखा मेरी बहन बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा इसके साथ रेप हुआ है। घर में सिर्फ मेरी सास मेरी पागल बहन होती थी। मेरा शौहर मुल्क से बाहर नौकरी करता था। 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो डीएनए टेस्ट से जो बात पता चली, सुनकर मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। यह बच्चा मेरे ही शौहर का। क्या मतलब तुम अलग रहना चाहती हो? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने फौरन से पूछा। जी, जब मेरा शौहर ही यहाँ नहीं रहता तो ससुराल में रह के क्या करूँगी? मैंने बिला झिझक अपने दिल की बात कह दी। लेकिन बहू, शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में ही रहना होता है। अगर तुम मेके में रहोगी तो सब लोग मजाक बनाएंगे। वैसे भी मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ तो मेरे साथ कौन रहेगा? सास की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर मेरी भी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं इस कदर इसरार कर रही थी। मेरी 3 बहनें और एक भाई मजीद था, जिनमें से एक बहन पागल थी। भाई की शादी हो चुकी थी, वालिदैन नहीं थी, इसलिए मुझे हर वक्त अपनी पागल बहन की फिक्र सताती रही कि कोई इसका ख्याल रख भी रहा होगा या नहीं, इसे टाइम पे दवाई खिला भी रहा होगा या नहीं। क्योंकि 2 छोटी बहनें तो खुद कॉलेज जाती थी, भाई काम पर होता था और भाभी ख्याल रखती थी। लेकिन माँ या मेरी तरह तो नहीं रख सकती ना, इसे खुद से 100 काम करने होते। और वो सारा दिन तो मेरी बहन के सराहने बैठने से तो नहीं रही। बस मुझे यही था कि बेचारी घर में कैसे रहती होगी। लेकिन मैंने ये बात सास को ना बताई। मैं दोनों जानब से फंस रही थी। मेके में बहन की परेशानी थी, ससुराल में सास बिल्कुल अकेली थी, जबकि मेरे शौहर इनकी अकलौती औलाद थी। मेरे ससुर भी बहुत अरसा पहले इंतकाल कर चुके थे। मेरा दिल तो सास को छोड़ते बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन वो सेहतमंद थी। मैं इन पर अपनी बहन की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। देखिए अम्मी, आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं हकीकत बता ही देती हूँ। मुझे माहम की परेशानी है। दोनों छोटी बहनें गुजारा कर लेती हैं और कर लेंगी। कल को भाई इनकी शादी भी कर देगा। लेकिन असल मसला तो छोटी बहन का है ना, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। ऊपर से भाभी भी हर वक्त इसे तंदो तेज निशाने पे रखती है। तो जब मैं यहाँ फारग ही रह रही हूँ तो क्या अपनी बहन का ख्याल नहीं रखना चाहिए? मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आप भी अकेली हो जाएंगी, लेकिन ईमानदारी से आप बताएं, मेरी तवज्जो का ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? कुछ देर सोचने के बाद सास बोली कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इस मसले को समझदारी से भी तो हल कर सकते हैं। कैसी समझदारी? मैंने हैरानगी से पूछा तो सास बोली, तुम अपनी पेशावर लड़की हो, मिक्के जाओगी तब भी तो नौकरी करोगी ना। तो नौकरी के वक्त तुम्हारी बहन का ख्याल कौन रखेगा? मैं भी सोच में पड़ गई। सास ने बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता चुना था। फिर आप बताएं मैं क्या करूं? बिलाखिर इस सोच से तंग आकर मैंने सास से ही हल निकालने को बोला, जिस पर वो मुस्कुराते बोली, ऐसा करो तुम अपनी बहन को यहाँ ले आओ मेरे पास। यहाँ दोनों बहनें मिलकर रह लेना, ऐसे इसे भी अकेले होने की परेशानी नहीं होगी और मैं भी अकेली नहीं रहूँगी। ये सुनकर मैं एकदम से खुश हो गई। ये इतना अच्छा ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? जल्दी से मैंने सास के गले में बाहें डाल ली। अम्मा, आप सच बताएं, आप दिल से कह रही हैं ना? अगर माहम यहाँ आ जाएगी तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा ना? ये ना हो आप अभी जज्बात में मुझे बोल दें, बाद में मसाइल खड़े हो जाएं। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने तस्दीक करना ज़रूरी समझा। हालात का क्या इल्म कि कब पलटा खा जाए इंसान हैरान और परेशान खड़ा यही सोचता रहे कि मैंने आखिर किया क्या जो ऐसी परेशानी आ गई। नहीं बहू, जब तुम अपनी बहन को लेने जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। हम इसे बड़े मान से लेके आएंगे। मैंने इसबाब में सर हिलाया और अगले दिन का मंसूबा बना लिया। क्योंकि अगले रोज़ मुझे दफ्तर से ही छुट्टी थी। सास अपने कमरे में चली गई तो मैं पुरस्कून होकर अपने बिस्तर में आ गई और अपनी अम्मी अब्बू को याद करने लगी। अगर आज वो होते तो ब्याह जाने के बाद भी मुझे अपनी बहनों की फिक्र ना होती, क्योंकि मेरे जहन में होता कि मेरे वालिदैन तो बेहतर फैसला कर लेंगे। लेकिन इस वक्त मैं बड़ी हूँ, शादी के बाद भाई की अकल तो बीवी की अकल के साथ चलने लगी। हम बहनों को तो गोया वो भूल ही गया हूँ। ये तो रब का शुक्र है कि मैं अच्छा कमा लेती हूँ, लेकिन इसमें से जब तक भाभी को महीने का खर्चा ना देती वो सुकून से नहीं रहती थी। वैसे वो लड़ाई झगड़े वाली औरत नहीं थी, हमारा भी ख्याल रखती, लेकिन पैसा आते किससे बुरा लगता है। इसका भी यही हाल था। जब उसे पैसे ना मिलते उसका मूड ख़राब रहता और चुपचाप सारे घर का काम किए जाती। ये भी उसकी अच्छाई थी कि वालिदैन के मरने के बाद भी हम अपने घर पे रखा हुआ था, वरना आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है। मैं एमए कर चुकी थी, शायद किस्मत आने वाले दिनों के लिए पहले ही मेरी राहें सीधी कर चुकी थी। इसलिए एमए करने के बाद मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी। मैं डिग्री
آئی تھی تو انٹرنشپ کے دوران ہی میں جس کمپنی میں کام کر رہی تھی اس کا ایک اہم اپلائی کام چھوڑ گیا۔ اس کی جگہ خالی کمپنی والوں کو جلد از جلد نیا امپلائی درکار تھا۔ میری انٹرنشپ بھی مکمل ہونے والی تھی تو میں نے باس سے کہا کہ مجھے ایک موقع دے دے، صرف 1 مہینے میرے کام کو دیکھ لیں، اگر مجھ سے مطمئن ہو جائے تو بے شک کسی دوسرے بندے کو ہائر کر لیجیے گا۔ وہ اچھا انسان تھا، میری بات سمجھ گیا، آدھی تنخواہ پر 1 مہینے کے لیے ٹرائل کے لیے مجھے رکھ لیا۔ اسے 1 ماہ میں کام کیسے ہوتا ہے میں نے جانا۔ ہر وقت میں کام پہ ہی دھیان دیتی کیونکہ مجھے یہ نوکری ہر حال میں حاصل کرنی تھی۔ میری امی بہت پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی اور ابو تھے جو ہماری پڑھائیوں کے اخراجات پورے کر رہے تھے۔ میں مزید ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، سو میں نے اس کے 1 مہینے میں اپنی بساط سے بڑھ کے کام کیا۔ جو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا وہ کسی سے مدد لے لیتی یا انٹرنیٹ سے دیکھ دیکھ کر کام مکمل کرتی۔ اس ساری محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے مہینے بعد جب مجھے تنخواہ ملی تو وہ مکمل تھی، آدھی نہیں تھی۔ مجھے نوکری پر رکھ لیا گیا تھا۔ اس روز میں ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی، گھر پہنچی میں کتنی خوش نصیب تھی بنا بتا نہیں سکتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بہت سی خوشیاں اپنے آنے سے پہلے غم بھی لایا کرتی ہیں، تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ گھر پہنچی تو علم ہوا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک آنے پر ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ایک وہی تو سہارا تھے اس بھری دنیا میں ہمارا۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، بھائی بھی تھا مگر اس وقت مجھے یہی پتا تھا کہ اب بہنوں کو مجھے خود پالنا ہے، بھائی سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ ویسے بھی اس کے خود بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ سو بہنوں کو بلکتے چھوڑ کر تیسرے دن میں خود کو سنبھالا اور تیار ہو کر دفتر پہنچ گئی۔ صحیح کہتے ہیں کہ لوگ کہ دنیا کسی کے لیے بھی نہیں رکتی، میرے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ پہلے مجھے خود کے لیے کمانا تھا مگر اب مجھے اپنی بہنوں کے لیے بھی کمائی کا ذریعہ بننا تھا۔ میں ہی ان کی ماں تھی اور میں ہی باپ، یہ سوچ کر میں ان تینوں بہنوں میں سے بڑی ہو گئی تھی۔ زمانے کی سرد و گرم کا علم ہو گیا تھا، بھائی بھی اپنی دنیا میں مگن ہو گیا تھا۔ بابی سے تو شکوہ نہیں تھا، وہ تو تھی ہی پرائی، اور پرائیوں سے نا امید لگائی جاتی ہے اور نہ شکوے کیے جاتے ہیں۔ بس پھر اسی دفتر میں کام کرتے کرتے مجھے 1 سال ہو گیا، بہنوں بھی اپنے صدمے سے سنبھل گئی تھیں، ہمارا سارا خرچہ بھی خود اٹھاتی تھیں، بھائی سے کچھ نہیں لیتی تھی، الٹا بھابھی کو پیسے دینے پڑتے۔ کھانا بھی ہم اپنا ہی بناتی تاکہ لڑائی یا بد نظمی سے کس قدر ممکن ہو بچا جا سکے۔ 1 سال بعد بھائی کو میری فکر ستانے لگی تو میرے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ شادی تو کرنی تھی، میں زمانے کی رواجوں کے خلاف تھوڑی جا سکتی تھی، سو چپ چاپ بھائی کو جو رشتہ پسند ہے وہی میری شادی کے لیے طے کر دیا گیا۔ لیکن ایک شرط میں نے رکھی کہ شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں کے اخراجات میں خود اٹھاؤں گی جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی۔ میرے شوہر و ساس کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے بعد میرے شوہر صرف 1 مہینہ پاکستان میں رہے اور پھر ان کا ویزا لگا تو وہ باہر کے ملک روانہ ہو گئے۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا، ابھی صرف مجھے اپنی بہنوں کی فکر تھی، انہیں کس قابل بنا دوں۔ شوہر کے جانے کے 1 مہینے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ ان کا واپس آنا مشکل ہے، تو کیوں میں اذیت کاٹ رہی ہوں، مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ جبکہ ماہم کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، خدا پاگل اولاد بھی کسی کو نہ دے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بس میری حالت دیکھ کر میری ساس نے بہن کو سسرال لانے کا بولا تو میں بھی بہت خوشی ہوں کہ چلو ایسے کسی کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا گا اور ساس ماہم کا دھیان بھی رکھ لے گی۔ اگر میں کے جاتی تو بھابھی کے تانے شروع ہو جاتے کہ بیٹیاں اپنے سسرال میں اچھی لگتی ہیں، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ لیکن میری ساس جو تجویز دی تھی ایک دم میرے دل کو بھائی تھی، شروع ہی سے وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور میں بھی ان کا احترام کرتی تھی۔ لیکن یہ سب کے بعد میرے دل میں ان کا احترام کئی گنا زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اگلے روز میں میکے جا کر ماہم کو اپنے ساتھ لے آئی۔ آمنہ عائشہ بھی میرے ساتھ جانے کو مچا رہی تھی مگر ایسے حالات کی نزاکت سمجھائی، انہیں حالات کی نزاکت سمجھائی تو وہ سمجھ گئی۔ اس روز بہت خوش تھی، ماہم کو اپنے ساتھ سسرال لائی، ساس نے بھی خوشی کا اظہار کیا، بالکل بیٹیوں کی مانند اسے گلے لگایا۔ ہمارے جانے سے پہلے وہ طرح طرح کے پکوان بنا کر کھانا تیار کر چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا کہ چلو ایک پریشانی تو ختم ہوئی، جلدی میں ماہم کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دوں گی۔ اگلے روز ماہم کو ساس کے پاس چھوڑ کر میں کام پہ چلے گی، لیکن پورا دن یہی پریشانی رہی کہ وہ ساس کو تنگ نہ کری ہو، کیونکہ اس کی حالت میں ہی سمجھ سکتی تھی اور مجھے عادت بھی تھی، نہیں پتہ امی کیسے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہم کہیں انہیں زیادہ ہی پریشان نہ کری ہو، پورا دن میرے دماغ میں یہی باتیں گھومتی رہی۔ میں نے تو توجہ سے کام بھی نہ کیا، جس کے نتیجے میں مجھے باس سے 2 مرتبہ ڈانٹ بھی پڑ گئی۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ماہم مسکرا رہی تھی اور بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے خوشگوار سے اس کا کھلتا چہرہ دیکھ کر پوچھا کیا ہوا، اتنی خوش کیوں تم؟ جس پر وہ بولی مجھے وہ اچھی لگی ہے۔ اس کا اشارہ میری ساس کی جانب تھا۔ میں مسکرا کر ان کی طرف
मुड़ी तो वो भी बहुत खुश लग रही थी, मुझे प्यार देते हुए बोले कि ये तो मेरी तन्हाई दूर कर गई, वरना अरसलान की शादी के बाद तुम भी नौकरी पेशा लड़की हो और अरसलान तो रहता ही मुल्क से बाहर है, मैं तो तन्हाई की मारी हूँ, बस कोई ऐसा चाहिए जिससे बातचीत करके अपना गम हल्का करूँ या कम से कम वक्त कट जाए, लेकिन कौन कब सुनता है मुझे बूढ़ी की। लेकिन बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे नई सहेली मिल गई, आज पूरा दिन हमने बहुत मज़ा किया, खाना खाया, खेल भी खेले, इस बात पर माँ हम शर्मा सी गई। पूरे दिन की थकी ऊपर से ये परेशानी के माँ हम सास को तंग ना करी, इस वजह से पट्टे बुरी तरह खींचे पड़े थे। बहन को प्यार करके मैं कमरे में आ गई और जल्दी सो गई। आँख खुली तो मेरी सास और मेरी ये बहन दोनों ही बातों में मुश्किल थी। माँ कहीं से भी उदास नहीं लग रही थी, बल्कि खुशी खुशी तो उसके अंग अंग से फूट रही थी। ये देख के मेरा दिल एकदम इत्मीनान से भर गया, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी का यही खेल था कि जब खुशी आती थी तो गम भी साथ ही खींचा चला आता। इसी शाम पर अरसलान का फ़ोन सास के नंबर पे आया। सास ने बात करके फ़ोन मेरी जानब बढ़ाया तो उन्होंने वापस मुझे कहा कि अभी मैं मसरूफ़ हूँ, कल तुमसे बात करूँगा। मैं तो एक हरफ भी ना बोल पाई थी, लेकिन मेरे शोहर ने फ़ौरन बार फ़ोन बंद कर दिया और मैं हक्का बक्का फ़ोन को तकती रह गई। सास ने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा लाइन कट गई। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी इन्हें ये बताऊं कि रात को भी मैं जल्दी सोने के लिए लेट गई, लेकिन मेरे शोहर का तल्ख लहजा बार बार चीख कर मुझे अजीब ही कहानी सुना रहा था। मुझे तो अपने शोहर से शुरू दिन से कोई दिल लगाव नहीं था। जब से मेरा ब्याह हुआ था तभी से कह रहे थे कि अम्मा के कहने पर तुमसे शादी की, वरना पाकिस्तान में शादी करने का मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैं अपने इरादों में रुकने वाली नहीं हूँ, जल्दी बाहर चला जाऊंगा। मैं ये सुनकर मुस्कुरा देती क्योंकि जानती थी कि आधे पाकिस्तान की आवाम तो बाहर जाने के ख्वाब देखती है, लेकिन कौन सा कोई बाहर चला जाता है, इसलिए नज़रअंदाज करती। शुरू शुरू में तो मैं अरसलान को वक्त देती, लेकिन जब भी उसके पास बैठती बाहर के सीधे सुनने को मिलते जिससे मूड एकदम ख़राब हो जाता। इन्हें बीवी की कोई फिक्र नहीं थी, ख्याल ही नहीं था कि वो शादीशुदा हैं, तो मेरे दिल से भी उतरने लगे। मैं तो उनसे कतराने लगी, वो वैसे भी मुझे तवज्जो नहीं देते थे। यानी इनसे पूछा कि मेरी नौकरी करने से इन्हें कोई मसला तो नहीं है, जिस पर वो मुस्कुरा कर बोले नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, हर औरत को खुद मुख्तार होना चाहिए, वैसे भी दूसरे मालिक में औरतें खुद कमाती हैं, ऊपर से मैं भी जल्दी बाहर चला जाऊंगा तो तुम्हें अपने अखराजात भी तो खुद पूरे करने होंगे, तब मैं तो यहाँ नहीं हूँगा, इसलिए मेरी सलाह है कि तुम कभी भी नौकरी मत छोड़ना। ये बात सुनकर बिलाखिर दिल में जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी ख़त्म होगी और मैं अंदर से खाली होगी। फिर किस्मत असलान का बाहर का वीज़ा ला गया, जिसके बाद वो एक दिन मज़ीद पाकिस्तान में नहीं रुका। सास की बातें भी इन पर कोई असर नहीं दिखा सकी थी। जब माँ कहती कि मैं तुम्हें याद करूंगी तो मुस्कुरा कर कहते अम्मी मैं जल्द आपको भी बुला लूँगा। सास ने पूछा तो अपनी बीवी को नहीं बुलाएगा, मुस्कुरा कर चले गए कि देर हो रही है। उनके जाने के बाद हफ्ते में एक मरतबा फ़ोन आता। अम्मा के बाद मुझसे भी बात कर लेते, कैसी हो, क्या हाल है, अम्मा का ख्याल रखना और तुम्हारी नौकरी ठीक जा रही है, जिनके जवाबात में मैं हाँ कह देती। और ठीक एक मिनट बाद फ़ोन कर कट जाता। अम्मा पूछती कि क्या हुआ बहू, अरसलान बात नहीं करता तुमसे, जिस पर मैं मुस्कुरा कर कहती अरे नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है, वो मुझे खुद फ़ोन कर लेते हैं, अक्सर रात को बात होती है इनसे, ये तो आपको फ़ोन करते हैं और आप मुझे पकड़ा देती हैं। ये सुनकर सास चुप कर जाती, मगर एक रोज़ उसने मेरे दफ्तर से आते ही मुझे अपने कमरे में बुलाया और बोली मलाइका अब बिल्कुल सच बताओ कि तुम और अरसलान ठीक हो ना, तुम दोनों के तल्लुकात अच्छे हैं ना। देखो बेटा सच सच बताना, मैं इसकी माँ हूँ जानती हूँ इसे, लेकिन बेटा तुम कुछ मत छुपाना, जो है सच सच बता दो, ये सब एक दिन पता चल जाना है। मगर ऐन उसी वक्त हमारी गली में शोर शराबा उठा क्योंकि वहाँ लड़ाई हो रही थी। कुछ देर वहाँ लग गई, वापसी पर खाने की तैयारी वगैरह में हम ये भूल ही गए, फिर इसके बाद कभी जिक्र नहीं हुआ। फिर माँ हम आ गई तो ये बात बिल्कुल ही फरामोश हो गई, लेकिन मैं अपने तौर पर दिल ही में खुद को समझा चुकी थी कि अब ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आज ही या कल अरसलान वहाँ शादी कर लेगा, वो पाकिस्तान वापस आने के लिए इतनी दूर नहीं गए थे। वैसे भी इनका शुरू का रवैया मेरे साथ बहुत ही लिया दिया था, सो मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं था। सो वो मेरे साथ रहे या ना रहे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इन्हीं दिनों भाई ने कहा कि उन्होंने आमना और आयशा के लिए रिश्ता देखा, सो मैंने जाकर रिश्ता वगैरह देखा और एक महीने के अंदर दोनों की शादी कर दी। हर तरह के बोझ से आज़ाद सिवाय अरसलान की फ़िक्र भी मेरी ज़िंदगी में अब नहीं थी। एक रोज़ मैं दफ्तर से वापस आई तो माहम सेहन में बेहोश पड़ी थी। मैं जल्दी से इसके करीब गई तो इल्म हुआ कि किसी ने इसके साथ ज्यादती की है। ये जानकर मैं बहुत रोई, इतना कि कभी अपने वालिदैन की वफ़ात पर ऐसे नहीं रोई थी। मुझे महसूस हुआ माहम की जगह मैं पागल हो गई हूँ। मेरी बहन बेहोश पड़ी हुई थी। इधर मोहल्ले में ही एक लेडी डॉक्टर मेरी अच्छी सहेली थी। मैंने जल्दी से इसे बुलाया और उसने कोई टिक्का वगैरह लगाकर दवाई लिख दी। साथ ही मुझे एहतियात करने का भी बोला। इस सारे अरसे में मुझे अम्मा का ख्याल ही ना आया।
जब माहम पर पुरस्कून हो गई सो गई तो मैंने पूरा घर छान मारा, मगर अम्मा घर पर नहीं थी। ये देखो मेरी जान निकल गई कि एक तो मेरी बहन बर्बाद होगी, ऊपर से सास भी घर से गायब है। कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन कौन था जिसने मेरी बहन को इतना बड़ा दुख पहुंचाया? मैंने लाख अंदाजे लगाने चाहे, मगर मेरा गम इतना बड़ा था कि बावजूद चाहने के भी मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई। हर तरफ बस एक बंद गली दिखाई दे रही थी, जहां से इंसान के लिए वापसी के तमाम रास्ते बंद होते। मैंने अपनी बहन को देखा, जो इतनी अजियत सहने के बावजूद भी बेखबरी की नींद सो रही थी। हम चारों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। गोरा रंग, गुलाबी होंठ, सुरमई आंखें, बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इसके नसीबों में दूर दूर तक वीरानी और तारीखी के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे बेख्तियार एक मर्तबा फिर से रोना आया कि वो तो बेज़रर थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। ऊपर से इसे तो अपना भी होश नहीं था। फिर इसी वैशी इंसान को मेरी बहन क्यों दरिंदगी का निशाना बनाया, सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा। तो मैंने सर दर्द की गोली खा ली। लेटते ही मैं कब सो गई कुछ इल्म ना हुआ। होश में आई तो तभी जब बाहर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। जल्दी से बाहर जाकर देखा तो दो खवातीन थी जो अम्मा को घर लाई। अम्मा बेहद कमजोर लग रही थी। मैंने जल्दी से पूरा दरवाजा खोला और इन खवातीन समेत अम्मा को अंदर आने दिया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया ये औरत सड़क पर भाग रही थी जब एकदम से चकरा कर गिर पड़ी। फिर हम इन्हें हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी। आज का दिन मेरी जिंदगी में किसी क़यामत से कम नहीं था। कुछ नहीं हुआ था। इसे इनकी तसल्ली देने पर मैं चुप कर गई, मगर क्या बताती मैं किस दुख से रो रही हूँ। कुछ देर बाद वो औरतें चली गई। मैंने सास से कुछ भी नहीं पूछा कि वो कहाँ गई थी। मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ अपनी बहन का ख्याल था जिसके साथ जुल्म हुआ था। मैं इनके कमरे में जाने लगी तो सास ने पूछा, बहू माम ठीक है? मैंने समझा मामूल के मुताबिक ही पूछ रही हैं। बहुत मुश्किल हालात में आंसू छुपाकर मैंने इस बात में सर हिलाया और कमरे में आ गई। पूरी रात माम बार बार नींद से डर कर जागती और मैं इसके सराहने बैठी आंखों में आंसू लिए रो रही थी। अगले दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी ली, क्योंकि घर में दो अफराद ऐसे थे जिनकी जिस्मानी हालत हालत खराब थी और मैं ऐसी थी कि जिसकी हालत एक रात में अबतर हो गई थी। अगली सुबह बड़ी बोझल थी। दफ्तर से भी छुट्टी की। सास भी कुछ बेहतर थी, मगर एक रात में मैं नुचड़ के रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको संभालूं। खैर वक्त मुश्किल से कट गया। पहले हर वक्त हमारे घर में रौनक रहती, लेकिन इस हादसे के बाद एकदम से वीरानियों ने डेरे डाल लिए थे। मैंने एक दिन सास से पूछा कि इन्हें क्या हुआ है, मगर वो रो पड़ी और बोली, बस मुझे माफ़ कर दो। पहले तो मैं हैरान हुई कि वो माफ़ी किस चीज़ से मांग रही है, लेकिन सोचा कि शायद माहम के वाक़े का खुद तो कसूरवार समझ रही है। इस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं भी बहुत जले दिल के साथ वहाँ से उठी। फिर एक रोज़ मेरे नंबर पर अरसलान का फ़ोन आया। मैं बहुत हैरान हुई कि कभी भी इन्होंने मुझे ऐसे फ़ोन नहीं किया। हमेशा वो मेरी सास को फ़ोन करते थे। अपनी हैरत को काबू करते हुए मैंने जैसे ही फ़ोन अटेंड किया तो आगे से अरसलान ने एक सेकंड में मुझे तलाक देकर फ़ोन बंद कर दिया और मैं हैरानगी के आलम में खड़े सूरत हाल समझने की कोशिश करने लगी। जब कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें बेदर्दी से साफ करने लगी। मैंने गहरी दो चार सांसें ली और किचन में आकर खाना पकाने लगी। तलाक तो मेरी मुझे होनी ही थी, आज नहीं तो कल। मैं सबके लिए जहनी तौर पर तैयार थी, तो फिर दुख किस बात का मनाती। लेकिन इस वक्त अचानक मेरे अंदर से आवाज़ आई, क्यों कि मलाइका, तुम्हारी खुशियों पर खुद कोई इख्तियार नहीं। तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारा दिल भी तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं अपनी इस आवाज़ को बड़ी नरमी से छुपा गई। किसी को भी तलाक का नहीं बताया। ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई, लेकिन इसमें एक मर्तबा भी पत्थर आन गिरा जिसने हलचल मचा दी। माहम की तबीयत हर वक्त गिरी गिरी रहने लगी। डॉक्टर को चेकअप करवाते इल्म हुआ ये उम्मीद से है। इस दिन हमारे घर खाना भी नहीं पका था। हम तीनों खामोशी से पूरी रात जागती रही। अब जो होना था हो चुका था। तकदीर तो बदलने से रही। सो सास अब हम का बहुत ध्यान रखती और मैं भी वापस नौकरी पर जाने लगी। इस सब ने एक काम हुआ जिसे मैंने नोट किया कि मेरी सास अब हर वक्त बीमार रहने लगी थी। हर वक्त जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ती रहती। वो बेचारी ऐसे लगता माँ के दुख को खुद महसूस कर रही थी। इन्हें देखकर मुझे बार बार इन पर प्यार आता कि भला ऐसी सास कहाँ होगी जो इतनी मोहब्बतें करने वाले, ख्याल रखने वाले हो। शायद किस्मत ने बाकी सारी कसरें यहाँ सास की शक्ल में पूरी कर दी थी। वो बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह लगती, जिनसे शफकत और मोहब्बत दोनों ही महसूस होती। असला ने मुझे तलाक दे दी और ये बात मेरी सास को इसी वजह से नहीं पता थी कि वो मुझे खुद से दूर ना कर ले। अब इनका बेटा खुद बताता तो अलग बात थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि काफ़ी दिन हो गए अम्मी को अरसान का कोई फ़ोन या और ना ही इन दिनों माँ ने अपने बेटे को कोई जिक्र किया। मैंने भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मेरा तो अब इस शख्स से कोई तल्लक भी नहीं बचा था। फिर किस मुंह से बात करती, अरसलान का जिक्र करती। सोचों में ही मुनासिब वक्त गुजरता
گیا۔ 9 ماہ بعد ہم نے ایک بیٹے کو جنم دیا جسے دیکھ کے بہت دکھی تھی۔ اس بیچاری کو تو نہیں پتا تھا اس پر کون سی قیامت ٹوٹ چکی۔ وہ تو بچے کے ساتھ بہت خوشی تھی، کھیل رہی تھی، بار بار مجھے متوجہ کر رہی تھی، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ ساس سے بچے کو گود میں لے کے بہت روئی، بہت زیادہ، کہ مجھے بھی خود پر قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ ہم لوگ ٹھیک 2 دن کے بعد گھر واپس آ گئے۔ میں نے گھر آ کے فیصلہ کیا کہ ساس کو طلاق کی حقیقت بتا دو۔ پھر میرے پاس کچھ جمع پونجی بھی تھی جس سے میں ایک فلیٹ لے سکتی تھی، سو میں نے اپنا اور مام کا وہاں رہنے کا سوچ لیا، لیکن ابھی تک میں بات نہیں کر سکی۔ ساس تو بیچاری اتنی بیماری کی حالت میں تھی کہ اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا کہ بیٹا ہونے کے باوجود کتنی مجبور ہیں۔ ایک روز ساس کی حالت کچھ بدلی اور ہم سب سین میں بیٹھے تھے۔ میری گود میں ایان ماہم کا بیٹا لیٹا ہوا تھا جس کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں بچے کو چومتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی اس بچی کی پیدائش کو ناجائز کیا، اسے میری بد دعا ہے کہ اس سے پہلے میں جملہ مکمل کرتی ساس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایک دم ساس تڑپ کر بولی، کچھ مت کہو بہو، کچھ مت کہو۔ میں حیران پریشان ساس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ ایسے کیوں کیا۔ انہوں نے کہا، لیکن ساس کے اگلے ادا کیے جانے جملے نے مجھے پتال کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ بہو، تمہاری بہن کا گناہگار کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا شوہر ہے۔ وہ یہاں واپس آیا تھا، میں محلے میں کسی کے گھر گئی تھی، واپس آئی تو ارسلان گھر سے باہر نکلا تھا۔ مجھے دیکھ کے بولا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، ساتھ ہی وہ گلی میں چلنے لگا۔ عین اسی وقت مجھے ماہوم کی چیخ سنائی دی۔ اندر جا کر دیکھا تو چیخنے کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بیٹوں کی مانند عزیز تھی، اس کا مجرم خواہ میرا بیٹا ہی تھا، تو میں اسے پکڑنے کے لیے گلی میں الٹے پیر بھاگی، مگر تب تک وہ کہیں جا چکا تھا۔ اس غم میں غصے کی کیفیت میں بے ہوش ہو گئی۔ باقی صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر کچھ لمحے تو میں بول ہی نہ سکی، اور پھر بولی تو صرف اتنا کہ آپ کا بیٹا مجھے طلاق دے چکا، اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اسی لمحے ساس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، بولی کہ بہو نہ صحیح تو میری بیٹی بن کے رہ سکتی ہو، ارسلان کو میں اپنے دل سے نکال چکی ہوں، اگر وہ میری اولاد ہوتا تو یہ بھیانک حرکت نہ کرتا، مگر تم اور ماہم مجھے اپنی بیٹیوں جیسی لگتی ہو۔ اس بوڑھی کو ارسلان کی ماں کی نظر سے دیکھنا بند کر کے اپنی ماں نہیں سمجھ سکتی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، میں امی کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان کے سامنے ان کے گلے لگی۔ آج اتنا عرصہ ہو گیا ارسلان نے واپس مڑ کر نہیں دیکھا، اور میرا بیٹا ایان، ماہم اور امی، ہم تینوں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔